मार्च 2020 में जहां पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था, जिसके चलते जो जहां था वहीं पर रुक गया। जहां पर कई मजदूर जो दूसरे राज्यों में कमाने गए थे वह पैदल ही अपने घरों को लौटने लगे। कोरोना काल में ही एक ऐसी घटना होती है जिसने तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था। जहां एक फैक्ट्री के पास एक कुएं में कुल मिलाकर 9 लाशें मिलती है। क्या इन लोगों ने कोरोना के चलते ऐसा किया है या फिर क्या हुआ इन 9 लोगों के साथ, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो अंत तक। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। तेलंगाना के वारंगल जिले में गोराईकुंडा गांव में एक जूट की फैक्ट्री होती है, जहां पर अधिकतर बिहार और बंगाल के मजदूर काम कर रहे होते हैं। फिर मार्च 2020 में पूरे देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन लग जाता है, जहां आसपास के रहने वाले मजदूर तो अपने घर चले जाते हैं, लेकिन कुछ मजदूर अपने घर नहीं जा पाते हैं और वह लोग इसी फैक्ट्री में रहते हैं। और फिर थोड़े समय बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है और फिर फैक्ट्री के मालिक जय भास्कर के पास कुछ बोरियों के ऑर्डर आते हैं और जय भास्कर के पास स्टॉक में कुछ बोरियां होती है, तो वह सप्लाई के लिए अपने ड्राइवर को भेजता है और ड्राइवर फैक्ट्री में बोरियां लेने जाता है। पहले वह ड्राइवर फैक्ट्री के गेट को खटखटाता है क्योंकि मजदूर फैक्ट्री के अंदर ही रहते थे, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। बहुत देर तक दरवाज़ा पीटता है, तब भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। तो फिर वह फैक्ट्री के दूसरे गेट पर जाकर फिर से दरवाज़ा पीटना शुरू करता है, लेकिन इस गेट से भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। इसके बाद ड्राइवर फैक्ट्री के मालिक जय भास्कर को फ़ोन करता है और फिर जय भास्कर अपनी फैक्ट्री के दूसरे पार्टनर संतोष को फ़ोन करते हैं। फिर संतोष, जय भास्कर और ड्राइवर तीनों फैक्ट्री का ताला तोड़कर फैक्ट्री के अंदर जाते, सब जगह देखते हैं, लेकिन उन्हें मजदूर दिखाई नहीं देते हैं। तो वे फैक्ट्री से निकलकर फैक्ट्री के पास उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं और वहीं पास में एक पुराना कुआं होता है। तो ऐसे ही इन तीनों में से कोई एक कुएं में झांकता है और उस कुएं में उसे 4 बोरियां तैरती हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद जय भास्कर तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। अब पुलिस आती है और बोरियों को बाहर निकालती है और जैसे जैसे बोरियां बाहर निकल रही थी उनमें से बहुत बदबू आ रही थी। जब बोरियां खोली जाती है तो उन सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उन बोरियों में 4 लाशें होती है जो कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की ही होती है, जिसमें से उन 4 की पहचान की जाती है। तब पता चलता है कि उस बोरी में मकसूद आलम, मकसूद की पत्नी निशा, उसकी बेटी बुशरा खातून और एक छोटा सा 3 साल का बच्चा बबलू होता है। इनको बोरी से निकालकर पुलिस इन 4 के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन अभी भी 5 लोग फैक्ट्री के लापता होते हैं। फिर पुलिस कुएं के नीचे उतरने का प्लान बनाती है और पुलिस के कुछ लोग कुएं के अंदर जाते हैं और फिर एक एक करके 5 बोरियां निकलती हैं। जैसे जैसे बोरियां निकल रही थी, आसपास खड़े लोगों की हालत खराब होती जा रही थी और फिर इसके बाद एक एक करके बोरियां खोली जाती हैं, जिसमें 20 साल का शहबाज, 18 साल का सोहेल, 30 साल का शकील, 22 साल का श्याम और श्रीराम की लाश निकलती है। और जिसे देखकर वहां मौजूद पुलिस वाले और फैक्ट्री के मालिक सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि ये सभी जो लोग बोरियों से निकल रहे थे फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे, जो कि कोरोना के लॉकडाउन में अपने घर नहीं जा सके और यही फैक्ट्री में रहते थे और कुछ काम करते थे। इसके बाद पुलिस इन सभी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इन पर कोई भी मारपीट और ज़बरदस्ती नहीं की गई है। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ इन सभी के साथ जो एक साथ 9 लोग दुनिया छोड़कर चले गए? फिर पुलिस तेजी से अपनी जांच शुरू करती है और इतनी सारी लाशें मिलने से पुलिस प्रशासन हरकत में आ जाता है, जहां एक बार फिर से आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकालने शुरू होते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी मौत लगभग 20 और 21 मई के बीच में होती है, जहां बाद में पता चलता है कि इसी दिन शहबाज का जन्मदिन था। तो क्या जन्मदिन के दिन ही कुछ ऐसा होता है जिससे कि यह सब दुनिया में नहीं रहते हैं? और फिर पुलिस अपनी जांच और तेजी से शुरू करती है। तो इनको सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति साइकिल से 20 तारीख को फैक्ट्री की तरफ आता दिखाई देता है और वही व्यक्ति 21 तारीख को भी फैक्ट्री की तरफ आता दिखाई देता है। जब जांच होती है तो पता चलता है कि वह व्यक्ति इस फैक्ट्री में काम करने वाला लड़का संजय होता है। अब पुलिस सबसे पहले संजय की तलाश में लग जाती है। जल्द ही पुलिस को संजय मिल जाता है। अब पुलिस संजय से पूछताछ शुरू करती है, जिसमें हर अपराधी की तरह पहले संजय मना करता है
कि उसका इन लाशों से कोई लेना देना नहीं है। फिर जब पुलिस सख्ती से इसके साथ पूछताछ करती है तब वह सच बोलना शुरू करता है और जैसे जैसे वह सच बताता है पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। वह बताता है कि इस फैक्ट्री में ही काम करने वाली एक लड़की रफीका को वह पसंद करता है, क्योंकि रफीका पहले से ही शादीशुदा थी और उसके 3 बच्चे थे। फिर भी संजय रफीका को पसंद करता था और वह उससे शादी करना चाहता था। वहीं रफीका की रिश्तेदार निशा होती है, जो कि मकसूद की पत्नी होती है। जब उसे पता चलता है कि रफीका को संजय पसंद करता है तो वह बहुत खुश होती है, क्योंकि रफीका तलाकशुदा होती है और संजय उसे पसंद करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। तो निशा को ऐसा लगता है कि अब रफीका का घर बस जाएगा। वहीं इन दोनों के रिश्ते के बारे में वहाँ सभी को पता होता है। फिर एक दिन संजय रफीका को लेकर उसके माता पिता के घर बंगाल जाता है, जहाँ उसके मन में पहले से ही शैतानी प्लान बन रहा होता है। वह छाछ में बेहोशी की दवा मिलाता है और उसे रसिका को दे देता है। जब रसिका बेहोश हो जाती है तो वह चलती ट्रेन से नदी में रफीका को फेंक देता है और बंगाल ना जाकर वारंगल से ही वापस फैक्ट्री आ जाता है, जहाँ पर रफीका की रिश्तेदार निशा उससे रफीका के बारे में पूछती है तो संजय बताता है कि वह अभी अपने माँ पिताजी के घर बंगाल में ही रुक गई है। इस पर जब निशा रफीका को फोन करने की कोशिश करती है तो उसका फोन नहीं मिलता है। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं लेकिन रफीका का कुछ पता नहीं चलता है। तो निशा बार बार संजय से रफीका के बारे में पूछती है और वह बार बार उसे यही कहता है कि वह अपने घर बंगाल में है, जहाँ निशा और उसके पति मकसूद को संजय पर शक होने लगता है। फिर आपको याद होगा कि 20 तारीख को शहबाज का जन्मदिन होता है, जहाँ शहबाज जन्मदिन मनाने की सोचता है और वहीं पर खाना बनाता है और यहीं पर संजय अपने साथ नींद की गोलियां लाता है और जब किसी का ध्यान नहीं होता है तो नींद की 60 गोलियां दाल में मिला देता है और इसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग खाना खाते हैं और एक एक करके बेहोश होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे एक एक करके सभी को संजय बोरियों में भरता है। वह बताता है कि जब वह बोरियों में भर रहा था तो उनमें से किसी की भी मौत नहीं होती है और फिर एक एक करके वह सबको कुएं में फेंक देता है, जिससे कि सबकी मौत सबसे पहले डूबने से होती है। इसके बाद संजय एक चौंका देने वाला खुलासा करता है, जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। वह बताता है कि वह रफीका को नहीं बल्कि उसकी 16 साल की बेटी को पसंद करता था और उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी जब उसने रफीका की बेटी के साथ गलत काम किया और उसका वीडियो अपने फोन में बना लिया था। तो संजय ने 9 मजदूरों की हत्या की और रफीका को चलती ट्रेन में फेंक दिया था। इसके बाद लोअर कोर्ट से अब संजय को मौत की सजा मिली है। डिसीजन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, लेकिन फिलहाल अभी वह जेल में है और सजा काट रहा है। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना थी तेलंगाना की, जहां 10 लोगों की हत्या ने तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। वहीं कोर्ट ने संजय को सजा सुनाई है, लेकिन आपके हिसाब से ऐसे जघन्य अपराध के लिए संजय को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा काम आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।